नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि अभी जानते हैं, अभी जो रिज़ल्ट आया है किसका, यूपी जीआईसी लेक्चरर का आया है, जिसमें अब मेंस का एग्ज़ाम होने वाला है। तो जो कि मेंस के एग्ज़ाम में दो पार्ट होने वाले हैं, एक हिंदी जो कि जीएस का है, ठीक है, और एक आपका सब्जेक्ट का होगा। तो हिंदी जीएस में आपका ग्रामर पूछेगा और एक आएगा किसका, एसे राइटिंग का। तो एसे राइटिंग में बहुत सारी टॉपिक है, जिसमें से एक टॉपिक क्या है, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय समसामयिक सामाजिक समस्याएं। ठीक है, तो उसमें हम देखेंगे कि जो प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं यूपी में जितने भी क्या एसे में, तो उस टॉपिक को हम एक एक कवर करेंगे। तो इसमें आज जो है हमारा टॉपिक है कौन सा, नक्सलवाद और भारतीय बुद्धिजीवियों के अंत के संबंध में प्रकाश डालना है। जैसे कि आप देखे सुनते होंगे कि बस्तर के इलाके के बारे में और भारतीय, ठीक है, तो वहाँ पे क्या था, नक्सलवाद था। तो उसके संबंध में आया है कि भारत में नक्सलवाद से कौन कौन सा क्षेत्र प्रभावित है, चाहे उसके बारे में लिखना है। ठीक है, भारतीय बुद्धिजीवी के अंतर संबंध को कैसे इसमें दिखाया गया है, ठीक है, उसके बारे में है। तो हम देखते हैं, चलिए स्टार्ट करते हैं। 2017 में पूछा गया है एपीआरओ और एआरओ में। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि जो नक्सलवाद है, ठीक है, तो यहाँ पे जैसे आप जानते हैं कि ऐसे में कैसे लिखना होता है, सबसे ऊपर प्रस्तावना लिखना होता है, मेन बॉडी लिखना होता है और निष्कर्ष लिखना होता है। तो निष्कर्ष आप जाएंगे तो अंततः या उससे क्या कहते हैं, अंततः या निष्कर्ष लिख करके आप लिख सकते हैं लास्ट में। ठीक है, वस्तुतः अंततः वर्ड का इस्तेमाल करेंगे तो पता चल जाता है कि यहाँ से निष्कर्ष है। यहाँ पे सबसे पहले क्या होता है, एक प्रस्तावना लिखना होता है जो कि पूरे कहानी का एक सार होता है। तो चलिए देखते हैं यहाँ पे नक्सलवाद के बारे में है। तो यहाँ पे क्या है, नक्सली हिंसा की चुनौती से हम जूझ रहे हैं। ठीक है, भारत जो है नक्सली हिंसा की चुनौतियों से जूझ रहा है। जैसे कि आप सुने होंगे कि बस्तर में 36 लोग मार दिए गए थे एक बार में। ठीक है, तो बढ़ती नकली हिंसा ने हमारी आंतरिक सुरक्षाओं को प्रश्नगत कर दिया है। ठीक है, जो नक्सलवाद होता है वो एक गृह युद्ध के समान होता है, जिसमें क्या होता है, देश के अंदर ही आंतरिक लोग ही आपस में लड़ते रहते हैं। उसके बाद है लाल गलियारे का विस्तार दिनों दिन बढ़ता जा रहा है। ठीक है, नक्सलियों का संजाल मजबूत होता जा रहा है। आज नक्सली गतिविधियां देश के 20 राज्यों में और 223 जिलों में के 2000 थानों क्षेत्रों में फैली हुई है। ठीक है, उसके बाद वर्तमान में नक्सलवाद को लेकर बुद्धिजीवियों की दो राय उभर कर आती है। जहां एक ओर इसके अंत की बात कही जाती है, दूसरी ओर इसके सामाजिक, आर्थिक तत्वों आदि की वकालत करते हैं। जैसे हम कहते हैं ना कि नक्सलवाद दो तरीके से समाप्त हो सकता है, या तो उसे क्या कर दो, मार दो, ठीक है, या उनकी सामाजिक स्थिति को सुधार दो। ठीक है, तो देखिए क्या होता है कि नक्सलवाद क्यों होता है, उसकी सामाजिक और आर्थिक स्थिति खराब होती है, इसलिए कोई नक्सलवाद के रूप में कार्य करता है। ठीक है, तो इस तरीके से दो ही मतलब जो बुद्धिजीवी हैं नक्सलवाद को लेकर के किस प्रकार से किस मायने में देखते हैं। तो एक उन्होंने बताया है कि एक कैसे अंत किया जा सकता है इसका, कि यहाँ इसको अंत ही कर दो। ठीक है, दूसरा इसकी सामाजिक और आर्थिक स्थिति को सुधार दो। ठीक है, अब मेन बॉडी पे आते हैं हम। भारत में नक्सली समस्याओं के पनपने की वैसे तो अनेक वजह है, ठीक है, किंतु इनमें मुख्य वजह है सामाजिक न्याय, असमानता की कमी, सरकारी स्तर की उपेक्षा। जैसे आप देखे होंगे वो लोग जो नक्सली रहते हैं वो जंगल में रहते हैं। ठीक है, तो उनका क्या होता है, मेन स्ट्रीम से वो काफ़ी बाहर होते हैं और मेन स्ट्रीम लोगों से बहुत उनका दूर दूर तक रिश्ता नहीं होता। तो उनको सामाजिक न्याय, समानता की कमी, ठीक है, सामाजिक स्तर से उसको अपेक्षित किया जाता है, ठीक है, दूर रखा जाता है, आर्थिक विषमता इत्यादि। नक्सलवाद से जुड़ा एक तल्ख सच ये भी है कि आदिवासी क्षेत्रों में ही अधिक पनपा है। ठीक है, मतलब जहाँ पे भी आदिवासी क्षेत्र है वहीं पे क्या हुआ है, नक्सलवाद देखने को मिलता है। यह गंभीर पहलू है जिस पर प्रकाश डालना जरूरी है। दरअसल यह आदिवासी बहुल विशाल भू क्षेत्र बड़े पैमाने पर खनिज संपदाओं से उभरा हुआ है। आदिवासी वैसे भी हमारे राष्ट्रीय आदिवासियों के अधिक हाशिए धकेल गए और लोग समुदाय हैं। ठीक है, ये लोग वन समुदाय और प्राकृतिक पारंपरिक उपयोग पर जीवित है। यानी कि जो नक्सली होते हैं, जो आदिवासी होते हैं, वो किस पे डिपेंडेंट होते हैं, प्राकृतिक और पारंपरिक तौर पे जीते हैं। ठीक है,
उसके बाद है सरकार आदिवासी क्षेत्रों के विकास में जो वादे कर रही है उसमें सबसे चिंतनीय पहलू यह है कि उसमें भूमि अधिकारों की रक्षा, क्योंकि भूमि छीन जाने से आदिवासी कल्याण की योजनाओं का कोई खास महत्व नहीं रह जाता। ठीक है, तो आज 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 आप देख रहे होंगे सरकारें क्या कर रही हैं, वहाँ पे डेवलपमेंट के लिए उनसे ज़मीनें छीन रही हैं जो कि उनको पसंद नहीं है। दूसरी तरफ सरकारी रिकॉर्ड में दर्ज न होने वाले आदिवासियों को ज़मीन छीनने की आशंका बढ़ती जाती है। ठीक है, मनमाने तौर पर मिट्टी संरक्षण आदि के जो कार्य सरकार की तरफ से किए जाते हैं उनकी कीमत भी आदिवासियों को ही चुकानी पड़ती है। उसके बाद झूम कृषि पर भी प्रतिबंध लगाए जाते हैं, उनकी समस्याएं बढ़ती है। उसके बाद भारत में नक्सलवाद समस्या एक गंभीर स्थिति पहुंच गई है, जिनको समाप्त करना अति आवश्यक हो गया है। इस समस्याओं की समाप्ति के लिए बुद्धिजीवियों का मानना है कि इसको शक्ति के द्वारा समाप्त किया जा सकता है। जैसे हमारे गृह मंत्री जी हैं, उन्होंने कहा ना कि 2026 तक नक्सल मुक्त हो जाएगा भारत, जिसके लिए मतलब शक्ति प्रदर्शन के द्वारा। उसके बाद जिसके लिए सरकार का यह ऑपरेशन ग्रीन हंट, ठीक है, बहुत सारे ऑपरेशन चलाए गए हैं, जैसे कि सरकार के द्वारा ऑपरेशन ग्रीन हंट, ऑपरेशन किल आदि चलाया गया है, परंतु इसका कोई महत्व नहीं पड़ा। वहीं दूसरी ओर बुद्धिजीवियों का यह मानना है कि इस क्षेत्र की आर्थिक सामाजिक स्थिति, यानी एक तो क्या है कि ऑपरेशन हंट इस टाइप के क्या हो ऑपरेशन चला करके, दूसरी ओर इसकी आर्थिक सामाजिक राजनीतिक आदि विकास की समस्याओं को समाप्त करके किया जा सकता है, नक्सलवाद को समाप्त। उसके बाद यदि भारत में नक्सलवाद की समस्याओं की शुरुआत की बात करें तो इस समस्याओं को प्रारंभ करने में बुद्धिजीवियों का ही हाथ है, जिन्होंने समाज के निम्न और आदिवासी लोगों को संगठित करके लाल कॉरिडोर का विकास किया था। ठीक है, जैसे कहा जाता है नक्सलवाद की शुरुआत मतलब बुद्धिजीवी लोग ही किए थे, लाल कॉरिडोर नाम से। ठीक है, आज भी समाज में बहुत से शिक्षित और संपन्न लोग नक्सलवादों को प्रोत्साहित कर रहे हैं। जैसे हम कहते हैं ना कि इंटरनेशनल टेरर फंड भी आता है। ठीक है, तो इसमें कौन लोग जुड़े होते हैं? बुद्धिजीवी लोग। उसके बाद है कि इन लोगों का मानना है कि सरकार की अवैज्ञानिक गतिविधियों के कारण ही समाज के निम्न लोगों का शोषण प्रशासन और औद्योगिक जगत के लोग कर रहे हैं। वहीं दूसरी ओर बुद्धिजीवियों का मानना है कि यदि शोषण को समाप्त करना है, इसको शांतिपूर्ण तरीके से समाप्त किया जा सकता है। इसके लिए हिंसात्मक कार्यवाही देश की आंतरिक शांति के लिए खतरा है। हाल ही में 16 जनवरी 2020 को भारत सरकार त्रिपुरा और मिजोरम राज्यों में, ठीक है, ब्रुयांग प्रतिनिधियों के बीच एक ऐतिहासिक समझौताओं पर हस्ताक्षर किया। मतलब इस तरीके से मतलब समझौता करके भी नक्सलवाद पे काबू पाया जा सकता है। उसके बाद है कि देश की आज़ादी के बाद प्रत्येक क्षेत्र में घोर विषमता व्याप्त है, चाहे वह क्षेत्र में राजनीति हो, आर्थिक हो या फिर सामाजिक हो। वहाँ सदियों से वर्गीय असमानता मौजूद है। इसी वर्गीय असमानताओं की हर तरह से विषमताओं के बीच मौजूद है। स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान इस वर्गीय समानताओं को कम करने के प्रयास भी हुए हैं। मतलब कहा जाता है कि असमानता भी सबसे बड़ा कारण है। ठीक है, उस समय देश में एकमात्र सत्ता ब्रिटिश सरकार थी, उसे हटाकर भारतीयों ने सत्ता स्थापित करने का मुख्य लक्ष्य रखा। ठीक है, तो उस समय असमानता होते हुए भी हमें क्या करना था, एक मुख्य उद्देश्य था सबका, अंग्रेजों को भगाना। उन सारी हिंसक गतिविधियां ब्रिटिश सरकार और सहयोगियों भूस्वामी साहूकार प्रशासनिक पुलिस आदि होती थी। इन्हें आम जनताओं का समर्थन समकालीन राजनीतिक आंदोलन के नेतृत्व तक हासिल करना, स्वतंत्रता के पश्चात देश की आम जनताओं को समुचित व्यवस्थाओं का आमूल परिवर्तन की आशा थी, लेकिन दुर्भाग्य से सरकार आम ग्रामीण जनों की समस्याओं को दूर करने में असफल रही। हालांकि स्वतंत्रता के बाद जमींदार प्रथा कानूनी तौर पर समाप्त कर दी गई, परंतु बड़े भूस्वामी और जमींदारों की सामंती सोच और मानसिकता में बदलाव नहीं आया। ठीक है, जैसे होता है ना कि आज भी लोग समझते हैं कि हम जमींदार हैं, भूस्वामी हैं वो लोग। ठीक है, उसके बाद जाति प्रथा और संसाधनों की उच्च जातियों के एकाधिकारों
ने आय और धन के वितरणों को मजदूर के निम्न वर्ग लोगों को वंचित रखा। यही नहीं, आम आदमियों की हिफाजत के लिए कठिन पुलिस व्यवस्था में आय भ्रष्टाचार, मजदूर और किसानों का उत्पीड़न हुआ। ठीक है, इससे नफरत और संघर्ष की भावना प्रबल हुई। ठीक है, इस कारण में नक्सलवाद क्या हुआ, पनपा। उसके बाद कुल मिलाकर यह कहा जा सकता है नक्सली गुटों को साध्य तो उत्तम है, लेकिन उनके लिए उन्होंने जो साधन चुने हैं उन्हें किसी भी स्तर तक न्याय संगत नहीं ठहराया जा सकता है। अर्थात उन्हें क्रियाकलाप अत्यंत महत्वहीन निराशाजनक स्थितियों का परिचायक है। मतलब उनका जो करना है, ठीक है, जैसे बंदूक उठा लेना, ठीक है, आप विरोध ऐसे भी कर सकते हैं, पर आप बंदूक उठा करके किसी को मार दे रहे हैं, आपकी लड़ाई सीधे डायरेक्ट गवर्नमेंट से हो गई है, तो ये निराशाजनक स्थिति है। इस स्थिति में सामाजिक, आर्थिक और सामाजिक राजनीतिक न्याय के द्वारा पूर्ण रूप से समाप्त किया जा सकता है। अतः हमारी सरकार और प्रशासन व्यवस्था बुद्धिजीवी और इस समस्याओं के समाधान पर अधिक ध्यान देना चाहिए। हिंसा पुलिस कार्यवाही, नए कठोर कानूनों की सहायता से हिंसा को रोकते हुए विकास को बढ़ावा देकर नक्सलवाद और नक्सलवादियों को रोका जा सकता है। तो इस तरीके से कुल मिलाकर अंततः या वस्तुतः से क्या होता है, हमारा निष्कर्ष निकल गया आता है। तो इस तरीके से हमारा क्या हुआ, एक टॉपिक क्लियर हो गया। हम अगले वीडियो में बात करेंगे, ठीक है, अगले टॉपिक के बारे में जो कि महत्वपूर्ण होगा, उसके बारे में बात करेंगे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत। आज के लिए बस इतना ही।